हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास 11th का सेट्स में वेन डायग्राम का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज को कवर किया था। आज हम वेन डायग्राम को सीखेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और बहुत कुछ जानेंगे। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम वेन डायग्राम के साथ। वेन डायग्राम से पहले मैं आपको बता दूं, हमने पढ़ लिया था यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट कैसा सेट होता है जिसमें बाकी सभी सेट के हर एक एलिमेंट को हम पा सकते हैं, यानी कि हर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है यूनिवर्सल सेट में। इस चीज़ को हम एक फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम समझ पाएंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, उसके अंदर बाकी के सबसेट कैसे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इस यूनिवर्सल सेट का कोई नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल एक डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं। हम कह सकते हैं जैसे आपके स्कूल के सभी कैंडिडेट्स का डेटा हम ले लेते हैं। यूनिवर्सल सेट हमने किसे बना लिया? स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। हमने यूनिवर्सल सेट बना लिया, सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। और यूनिवर्सल सेट में हमने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल 7000, यानी कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? ओवरऑल 7000 स्टूडेंट्स हैं। तो यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 7000 एलिमेंट हो जाएंगे। अब हम कैंडिडेट्स को यानी कि स्टूडेंट्स को अलग अलग पार्टों में डिवाइड करेंगे। जैसे कुछ क्रिकेट को पसंद करते हैं, कुछ हॉकी को पसंद करते हैं, कुछ फुटबॉल के बहुत ज़्यादा बड़े फैन होते हैं। इस तरीके से जो बच्चे अलग अलग गेम्स को पसंद करते हैं उनके हम अलग अलग सेट बनाएंगे और उनको रिप्रेजेंट करेंगे हम यूनिवर्सल सेट के अंदर किस तरीके से, वो चीज़ हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ए सेट ले लेते हैं। हमने एक सेट लिया ए, ऑल द स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट। सेट ए में हमने वो स्टूडेंट्स ले लिए जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। इसमें हमने ले लिया डेटा 3000। जैसे हमने मान लिया कि 3000 कैंडिडेट्स हैं या 3000 स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल के जिनको क्रिकेट देखना बहुत पसंद है। बी सेट हमने ले लिया स्टूडेंट्स हु लाइक्स फुटबॉल को जो पसंद करते हैं उनका डेटा हमने ले लिया। से 2000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सी हमने सेट ले लिया स्टूडेंट्स हु लाइक्स हॉकी। फोर 4000 स्टूडेंट्स हमने ले लिए ऐसे जो हॉकी को पसंद करते हैं। डी सेट ऐसा ले लिया हमने स्टूडेंट्स हु लाइक्स टेनिस। 500 स्टूडेंट्स हमने ले लिए जो टेनिस को पसंद करते हैं। अब अगर आप एक चीज नोट करेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स तो हमारे पास कितने थे? 7000, लेकिन ए बी सी डी चारों के कैंडिडेट्स को आप ऐड करते हैं तो वो 7000 से ज़्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा स्पोर्ट्स को एक टाइम पे लाइक करते हैं। मतलब ये कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल को भी पसंद करते हैं या फिर हॉकी को या टेनिस को या तीनों को। तो इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट के साथ हेल्प करेगा हमें डेटा को समझने में कि कितने कैंडिडेट्स हैं जो क्रिकेट को पसंद करेंगे, कितने ऐसे हैं जो फुटबॉल को, कितने ऐसे हैं जो टेनिस एंड कितने ऐसे हैं जो हॉकी को पसंद करेंगे। उसमें भी फिर कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके कुछ गेम्स कॉमन हैं, मतलब ये कि जो एक से ज़्यादा गेम को पसंद करते हैं। अब देखेंगे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ पे सेट ए दिखाऊं तो इसके अंदर कितने कैंडिडेट्स आएंगे? 3000। मैं अगर यहाँ पे बी सेट को दिखाऊं तो बी में कितने कैंडिडेट्स हैं? 2000।
इसी तरीके से यहाँ पे हम C को दिखा देते हैं। C में कितने हैं 4000 और एट लास्ट D में कितने हैं 500, जबकि हमारे यूनिवर्सल सेट में कितने हैं 7000। इसका मतलब ये है यहाँ पे एक सेट ऐसा भी अवेलेबल है जिसमें कुछ कैंडिडेट्स क्रिकेट को पसंद करते हैं, कुछ हॉकी को पसंद करते हैं, कुछ टेनिस को एंड कुछ फुटबॉल को। इनके कुछ कॉमन गेम्स रहेंगे, वो कैंडिडेट्स यहाँ पे कॉमन होंगे सबके साथ। ओवरऑल हमारे कैंडिडेट्स आ जाएंगे फिर 7000। इस चीज़ के लिए हमें पूरा डेटा प्रोवाइड किया जाता है क्वेश्चंस में कि आपको कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो हॉकी एंड फुटबॉल को पसंद करेंगे, कितने ऐसे हैं जो क्रिकेट एंड टेनिस को पसंद करेंगे। उसके बिहाफ पे फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि चीज़ों को हम और बेहतर समझ पाएं। अब हम यूनिवर्सल सेट को ले लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्या ले लेते हैं हम सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। हम ए सेट को ले लेते हैं नेचुरल नंबर्स, बी सेट को ले लेते हैं हम इंटीजर्स, सी सेट को ले लेते हैं हम रैशनल नंबर्स और डी को ले लेते हैं हम इररैशनल नंबर्स। इस तरीके से हमने 4 सेट बना लिए। पहला सेट हमारा बना नेचुरल नंबर्स का, दूसरा बना इंटीजर्स का, तीसरा इररेशनल का और तीसरा बना हमारा रैशनल्स का एंड चौथा बना हमारा इररेशनल्स का। अब यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स। यूनिवर्सल सेट तो हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हमें पता है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स। अब आपको ये मालूम होगा जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स तो आते ही आते हैं, प्लस में 0 भी आता है और माइनस की सारी टर्म्स आ जाती हैं। मतलब ये कि इंटीजर्स में क्या होता है -∞, 0 एंड +∞, ये सब आते हैं, जबकि नेचुरल नंबर में ओनली +∞ आता है, 0 भी इंक्लूड नहीं होता है, यानी कि 1 से लेके +∞ तक। रैशनल में हमारे p/q की फॉर्म के सभी नंबर आते हैं, जबकि इररेशनल में p/q की फॉर्म वाले नंबर्स को छोड़ के बाकी सब आते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स पूरे के पूरे सेट किसके अंदर हैं इंटीजर्स, यानी कि ये चीज यहाँ पे एज इट इज आपको नजर आ रही है, मतलब नेचुरल नंबर्स इसका सबसेट हैं। तो हम दिखा सकते हैं कि जो z होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये हमारा z हो गया। समझ आया होगा आपको। यहाँ पे हमारे सिर्फ नेचुरल नंबर्स हैं। हम एक कलरफुल पेन का यूज कर लेते हैं, जैसे हमारा ये नेचुरल नंबर्स हैं और इसके इंक्लूड कर दिया जाए नेगेटिव वाली टर्म्स, यानी कि -∞ को एंड 0 को हम इंक्लूड कर लें, दैट इज -∞ एंड 0, ये भी इंक्लूड हो गए। यहाँ पे क्या है सिर्फ +∞ वाले क्वेश्चन है सारे के सारे। यहाँ पे हमारे +∞ वाले क्वेश्चंस और यहाँ पे -∞ से 0 तक का सारा पार्ट। अब हमारा सी पार्ट क्या कहता है कि p/q की फॉर्म वाले क्वेश्चंस। p/q की फॉर्म वाले क्वेश्चंस का मतलब क्या है, ये सब के सब p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, बिल्कुल लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रैशनल नंबर्स का पार्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि ये हमारे क्या हो जाएंगे रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। रैशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच जाता है इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स का रैशनल नंबर्स के साथ कोई लेना देना नहीं होता, तो इररेशनल नंबर्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरीके से ये हमारा सेट बन जाता है यूनिवर्सल, जिसमें रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं और इररेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है वेन डायग्राम की।
अब वेन डायग्राम का यूज हम सेट्स में कैसे करेंगे उस चीज को हम सीख लेते हैं। अब सीखेंगे हम ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में दो चीजें आएंगी हमारे पास। हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में क्या होता है, दो टर्म हमारी बार बार यूज होंगी, एक होगा यूनियन और एक होगा इंटरसेक्शन। यूनियन का सिंबल हमारा होता है U, जबकि इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ये वाला। आप कह सकते कि U को उल्टा करके लिख दिया है। तो यूनियन में क्या होता है, अगर आपके पास कोई सेट A है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेट A है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, और B आपके पास कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7 एंड 8। आपसे कहा जाता है कि A यूनियन B क्या होगा। आपसे पूछा गया A यूनियन B क्या होगा। तो यूनियन का मतलब होता है कि जो एलिमेंट्स दोनों के बीच में कॉमन होते हैं वो हम यूनियन के अंदर कंसीडर करते हैं। दैट इज जो दोनों के अंदर कॉमन है वो, और जो कॉमन नहीं है वो भी, दोनों के दोनों इंक्लूडेड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे 4 5, और यहाँ भी दिखाई दे रहा है आपको 4 5। अब हम करेंगे क्या, 4 5 को तो लेना ही लेना है, साथ में जो बच गए कौन कौन बच जाते हैं 1 2 3 6 7 8, ये नंबर्स हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाते हैं। तो इन नंबरों को भी हम लेंगे। यहाँ पे ये नंबर 2 बार आ रहे हैं, इनको सिर्फ एक ही बार लेना है, जबकि जो नंबर रह जाते हैं उनको साथ में इंक्लूड करना है। तो हमारा A यूनियन B का सेट क्या बन जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से A यूनियन B का हमारा सेट बन जाता है। अगर आपको वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे वो भी एक बार देख लो। मान लिया ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें हमें रिप्रेजेंट करना है यूनियन को। तो ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया, ये हमारा A सेट है, ये हमारा B सेट है। अब जो बीच वाला पार्ट है दैट इज ये वाला, ये बीच वाला पार्ट दोनों के अंदर कॉमन है, दैट इज 4 एंड 5 दोनों के बीच में कॉमन है। और जो कॉमन नहीं है वो कौन सा पार्ट है, वो ये वाला पार्ट है। तो A यूनियन B में हम कौन सा हिस्सा कवर करेंगे, कौन सा एरिया कवर करेंगे, तो ये वाला, ये और ये तीनों के तीनों एरिया हमारे कवर हो जाते हैं। तो हमारा A यूनियन B क्या आ जाता है, ये फिगर इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बन जाता है। किसके लिए, A यूनियन B के लिए। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यूनियन को देख लेते हैं एक बार। आप इस चीज का एक बार अच्छे से समझ लीजिए। A हमारे पास सेट था, B हमारे पास सेट था, दोनों के बीच में जो कॉमन था वो तो आएगा ही आएगा, उसके साथ जो कॉमन नहीं है वो भी आ जाएगा। ये हो गई A यूनियन B की बात। अब बात करते हैं A इंटरसेक्शन B की। A इंटरसेक्शन B में क्या होगा, आपका जो सिंबल रहेगा वो रहेगा इस तरीके से A इंटरसेक्शन B, और इसका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, जो दोनों के अंदर कॉमन है, जो दोनों के अंदर कॉमन है सिर्फ उस हिस्से को हम उठाएंगे, दैट इज 4 एंड 5। हम सिर्फ 4 एंड 5 को कंसीडर करेंगे, बाकी किसी हिस्से से हमें कोई मतलब नहीं, जो दोनों में कॉमन होगा वो हमने साथ में ले लेना है। तो इस तरीके से A इंटरसेक्शन को हम यहाँ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा सेट रहेगा। बात करें अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन की तो वो कैसे होएगी वो देखते हैं। यहाँ पे हम इधर ही देख लेते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है U, ये A है और ये B है, A एंड B, और जो हिस्सा आप लोगों को नजर आ रहा है दोनों के बीच में कॉमन, दैट इज जो डार्क पार्ट है ये हमारा पार्ट हो जाता है A इंटरसेक्शन B। यानी कि जो दोनों के बीच में कॉमन है सिर्फ उस हिस्से को हम उठाते हैं, वो हमारा हो जाता है A इंटरसेक्शन B को। उम्मीद करता हूं ये दोनों चीजें आपको समझ आ चुकी हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को भी हम समझ लेते हैं ताकि आपको और आसानी हो नेक्स्ट
एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो हम प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं एक बार। नंबर 1 पे आ जाती है, अगर आपको यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन निकालना है ए सेट का, यानी कि यूनिवर्सल सेट और ए सेट का अगर आप यूनियन निकालते हैं तो आपको रिजल्ट में हमेशा यूनियन सेट ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे हम देखें इस तरीके से, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है। अब आप देखेंगे यूनिवर्सल सेट में ए के सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, और यूनियन का मतलब क्या होता है, वो सभी एलिमेंट्स जो कॉमन हैं वो तो लेने ही हैं, लेकिन जो कॉमन नहीं है उनको भी कंसीडर करना है। मतलब हम इस पूरे के पूरे सेट को ही कंसीडर करेंगे, और ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो इस तरीके से यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ हमेशा यू रहेगा। अगर आप ए का यूनियन निकालते हैं फाई के साथ, आप ए का यूनियन निकालते हैं फाई के साथ, तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ए आएगा। फाई आप जानते हैं एक नल सेट होता है, नल सेट और ए में क्या कॉमन है और क्या नहीं है, सब चीजें कंसीडर करेंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। नंबर 3 की बात अगर हम करें, नंबर 3 में हमारा आ जाता है यूनियन के सेट, दैट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन अगर आप ए के साथ निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालेंगे तो आपको ए मिलेगा। दैट इज इन दोनों में जो कॉमन है सिर्फ वो आपको उठाना है। वो कॉमन चीज क्या है, ए। इसके साथ साथ पार्ट 4 में अगर आप देखेंगे, अगर आप ए का इंटरसेक्शन निकालते हैं फाई के साथ, ए का इंटरसेक्शन निकालते हैं फाई के साथ, तो आपको रिजल्ट में फाई मिलेगा। दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब क्या है, हमारा सेट नल सेट हो जाता है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको समझ आई होंगी। इसके बाद यूनियन और इंटरसेक्शन की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यूनियन की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यूनियन की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, कम्यूटेटिव लॉ। आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, अगर कोई 2 नंबर को आप ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट बराबर होता है उन 2 नंबरों के सम के। दैट इज इफ यू ऐड a प्लस b, द रिजल्ट विल बी इक्वल टू b प्लस a। आपने a में b को ऐड किया या b में a को ऐड किया, रिजल्ट आपको वही मिलेगा। ये हमारा होता है कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या होता है, यूनियन के केस में a यूनियन b या फिर b यूनियन a, रिजल्ट सेम रहेगा। ये हमारा पहला लॉ हो जाता है कम्यूटेटिव लॉ। ए का बी के साथ यूनियन निकालो या फिर बी का ए के साथ यूनियन निकालो, रिजल्ट आपका वही मिलेगा दोनों के दोनों केसेस में। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है। नंबर 2 पे आ जाता है एसोसिएटिव लॉ। नंबर 2 पे हम देखेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, अगर आप 2 नंबरों को ऐड करते हैं और उसमें कोई थर्ड नंबर ऐड करते हैं, आपने 2 नंबरों को ऐड किया और उसमें कोई थर्ड नंबर ऐड किया, तो इनका जो सम आएगा वो बराबर होगा पहले नंबर को लास्ट के 2 नंबरों में ऐड करने के। आप यहाँ पे डिफरेंस नोट कीजिएगा, इसमें पहले 2 नंबरों को ऐड किया उसमें थर्ड नंबर को, यहाँ पहले लास्ट के 2 नंबर को ऐड किया उसमें फर्स्ट नंबर को ऐड किया। तो इस तरीके से हमारा एसोसिएटिव लॉ काम करता है। यूनियन के केस में कैसे काम करेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये आपके लिए समझना जरूरी है। ये हमारा दूसरा लॉ हो जाता है, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। कहता है एसोसिएटिव लॉ कि ए का यूनियन बी से निकालो और बी इन दोनों का यूनियन सी से निकालो, वो बराबर होगा ए का यूनियन बी और सी के यूनियन का यूनियन निकालने के। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लॉ ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट जो आ जाता है वो है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है, अगर आप ए के अंदर यूनियन निकालें फाई का तो आपको रिजल्ट वापस ए ही मिलेगा।
यानी कि ए का यूनियन फाई के साथ निकालने पे कोई खास फर्क हमें पड़ा नहीं, वापस हमें ए मिला। तो यहाँ पे ये जो फाई है इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे या आइडेंटिटी सेट बोल देंगे। ये हमारा हो जाएगा आइडेंटिटी सेट। इसका हमारे जो एक्चुअल सेट है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ये हमारा हो जाता है आइडेंटिटी सेट। नंबर 4 पे आ जाता है इडम्पोटेंट लॉ, दैट इज इडम्पोटेंट लॉ। इडम्पोटेंट लॉ क्या कहता है, अगर आप ए का यूनियन निकालते हैं ए के साथ तो आपको रिजल्ट ए ही मिलेगा। दैट इज ए का यूनियन जब आप ए के साथ निकालेंगे तो आपको वापिस ए मिल जाएगा। ये हमारा इडम्पोटेंट लॉ कहता है। तो इस तरीके से ये हमारी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं यूनियन की। अब बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन की। ऐसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन भी हो जाती हैं। नंबर 1 पे आएगी हमारी कम्यूटेटिव लॉ। इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन की, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव लॉ। नंबर 1 पे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ या फिर बी का इंटरसेक्शन ए के साथ रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। जैसे हमने यूनियन का कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था, सेम ऐसे ही हमारा इंटरसेक्शन का कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि ए का और बी के बीच में जो कॉमन होगा वही चीज बी का और ए का इंटरसेक्शन होगा जो उसके अंदर कॉमन होगी। मतलब दोनों से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो बराबर मिलेगा। नंबर 2 पे आ जाती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, अगर ए का यूनियन बी के साथ ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकाला और उसका इंटरसेक्शन सी के साथ, मतलब ये ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और इसका इंटरसेक्शन सी के साथ ये बराबर होगा ए का इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ। इस चीज़ का यूज़ हम जब क्वेश्चंस में करेंगे तो अब आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इन चीज़ों को। फिलहाल के लिए आप इन प्रॉपर्टीज़ को एक बार रिमाइंड कर लीजिए कि आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में किस तरीके से इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। नंबर 3 पे आ जाती है हमारी आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहता है, अगर ए का इंटरसेक्शन आप फाई के साथ करेंगे या फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो रिजल्ट आपको फाई मिलेगा। मतलब ये ए और फाई के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब फाई है। फाई और ए के बीच कुछ कॉमन नहीं है, मतलब फाई है। तो ये हो जाता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है इडम्पोटेंट लॉ। इडम्पोटेंट लॉ क्या कहता है, इडम्पोटेंट लॉ ए का इंटरसेक्शन ए के साथ अगर आप करेंगे तो रिजल्ट आपको ए ही मिलेगा। मतलब आप यूनियन निकालिए या इंटरसेक्शन निकालिए, इडम्पोटेंट लॉ में रिजल्ट हमेशा आपको ए ही मिलेगा। एक एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट होता है, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी जो बच जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, एक बार उसको और कवर कर लेते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ये कहता क्या है, अगर ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ आप निकालते हैं तो इसका मतलब होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ध्यान दीजिएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जब आप निकालेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। या फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो वापस आपको
यही चीज मिलेगी। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसका दूसरा लाभ भी बन जाता है सेम, अगर आपको दे दिया जाए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये हमारा केस बनेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये दो प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाती हैं, चाहे हम इस प्रॉपर्टी का यूज करें चाहे इस प्रॉपर्टी का, ये दोनों की दोनों आपको याद रखनी है। अब हम एक बार इनके दोनों के डायग्राम को और सीख लेते हैं कि डायग्राम में एग्जैक्टली हम डेटा को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पहले वाले पार्ट को उठाएंगे, उसका डायग्राम बना के देखेंगे उसमें हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट रहेगा, यूनिवर्सल सेट है ये हमारा, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। ये ए है, बी है और सी है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें सॉल्व क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी में जो सारा का सारा कॉमन है वो। उसके बाद ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का मतलब है ए और सी के अंदर जो सारा कॉमन है वो, और इन दोनों के बीच में जो कॉमन है फिर लास्ट में हम उस चीज को निकालेंगे। देखते हैं कैसे उस चीज को निकाल पाएंगे। सबसे पहले आपको ए यूनियन बी का पता होना चाहिए, ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। इस तरीके से ये हमारा ए यूनियन बी हो जाता है। ए यूनियन बी के बाद हमें नेक्स्ट में चाहिए है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी कैसे आएगा, ये सारा हिस्सा ए यूनियन सी में आ जाएगा। अब ये वाला हिस्सा पूरा और ये वाला हिस्सा पूरा, इन दोनों के बीच में जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, आप ध्यान से देख पाएंगे कि ए बी और सी, इन तीनों के बीच में ए यूनियन बी, पहले हमने देखा ए यूनियन बी का मतलब था ये वाला हिस्सा पूरा, और ए यूनियन सी का मतलब था ये वाला हिस्सा, और इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों के बीच आ रहा है, दैट इज ये वाला पार्ट। इसको अगर मैं अलग से दिखाऊं, यहाँ पे एक और फिगर हम बनाएं, ये हमारा ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। तो जो हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आएगा, वो क्या आएगा, ये वाला हिस्सा जो आपको शेडेड पार्ट नजर आएगा, ये हमारा वो हिस्सा रहेगा। इस तरीके से इधर ये और इधर ये, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाता है ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से हम सेकंड वाले पार्ट को भी कवर कर लेंगे। वो आप खुद करके देखिएगा कि आपको रिजल्ट में क्या मिलता है, क्या आपको यही फिगर वापस मिलेगा, और फिर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज का आखिरी टॉपिक जो रह जाता है वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी कि दो सेट्स के डिफरेंस को कैसे निकाला जाता है। तो एक बार लास्ट टॉपिक है 5 मिनट का, उसको और देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। अब देख लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स को कैसे दिखाएंगे, a माइनस बी, मान लिया आपके पास दो सेट हैं और उनको दिखाएंगे हम a माइनस बी से। इसमें दिखाते कैसे हैं, पहले वेन डायग्राम से समझेंगे, उसके बाद हम फिगर्स में लिखेंगे। ये हमारा यूनियन सेट है, सॉरी ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, यहाँ पे a, यहाँ पे b, ये हो गया हमारा a, ये हो गया b। हमें निकालना है a माइनस बी, यानी कि a और b में जो कॉमन है उसको माइनस कर देना है। a और b में कॉमन क्या है, ये पार्ट, इस पार्ट को हमें हटा देना है, कहां से, a से। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा,
ये वाला पार्ट, आपको जो स्टार्ड हिस्सा नजर आ रहा है ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी, इस वाले पार्ट को बोलेंगे हम a माइनस बी। इस तरीके से अगर आपको डेटा दे दिया जाए, से a दे दिया हमारे पास 1 2 3 सो ऑन अप टू 10 तक, और b आपको दे दिया 5 6 7 सो ऑन अप टू 20 तक, आपको ये डेटा दे दिया गया है, आपको बोला गया a माइनस बी आपको निकालना है, आपको निकालना है a माइनस बी। तो आप देखेंगे a और b के बीच में कॉमन क्या होगा, दैट इज a इंटरसेक्शन b, आपको पहले पता होना चाहिए क्या आएगा, 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हमारा क्या है, a इंटरसेक्शन b है, यानी कि दोनों के बीच में कॉमन पार्ट है। अब उस कॉमन पार्ट को कहां से माइनस करना है, a से, यानी कि 5 से आगे का सारा हिस्सा हट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1 2 3 4 5, 5 नहीं आएगा, 5 से आगे का जा चुका है, तो डेटा हमारे पास बच जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो इस तरीके से a माइनस बी निकाल लेते हैं। अब आपके लिए एक सवाल उठ के आता है, वो ये कि a माइनस बी क्या बराबर होगा b माइनस ए के, दैट इज a माइनस बी बराबर होता है b माइनस ए के, इसका पता कैसे लगाएं, तो चेक कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के थ्रू हम कि a माइनस बी और b माइनस ए बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। अभी हमने निकाला था a माइनस बी, अभी हम निकालेंगे b माइनस ए। जब b माइनस ए निकालेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, b में से वो सारा कॉमन हिस्सा हट जाएगा जो दोनों के बीच में है। b सेट क्या है, 5 से लेके 20 तक, और 5 से 10 तक का हिस्सा हमारा कॉमन है, तो b में क्या बचेगा 11 12 13 सो ऑन अप टू 20 तक। तो ये डिजिट्स हमारे पास बच जाएंगे, ये एलिमेंट्स हमारे पास बच जाते हैं b माइनस ए में, जबकि a माइनस बी में क्या बच रहा था हमारे पास 1 2 3 4। तो ये सेट और ये सेट बराबर नहीं होंगे, तो इसलिए हम कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं कि a माइनस बी बराबर नहीं होता है b माइनस ए के। तो यहाँ से एक चीज हमें समझ आ गई, क्या समझ आया कि a माइनस बी कभी भी बराबर नहीं होगा b माइनस ए के। इसके साथ इस क्लास को आज हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।